बड़ी खबर के प्रायोजक हैं ग्रोमेट ED विटामिन बेबी ऑयल। ग्रोमेट देकर ही खरीदें। नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक कुमार। बड़ी खबर में इस महत्वपूर्ण दिन को हम आपके लिए, समाज के लिए, शासन के लिए महत्वपूर्ण के साथ साथ उत्पादक भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस दिन की महत्ता कई मायनों में आपको भी पता ही है। देवी के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन दुनिया याद करती है अपने आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, जो अपने चारित्रिक गुणों का अनुकरणीय शिखर स्थापित करने के साथ ही एक ऐसे राज्य को स्थापित करने के यश भागी भी हैं, जिसका उदाहरण आज भी दिया जाता है। और इंसानों की शासन प्रणाली जब तक रहेगी, तब तक उस शासन व्यवस्था की गुणवत्ता राम राज्य की कसौटी पर कसी जाएगी। इतना ही नहीं, ये दिन है भारत के एक और अद्वितीय शासक को याद करने का, सम्राट अशोक। जी हाँ, हम इसी दिन सम्राट अशोक की भी जयंती मना रहे हैं, जो तमाम झंझावातों से जूझते हुए भारतीय सीमाओं का विस्तार उस हद तक किया जिसने अशोक को चक्रवर्ती सम्राट की पदवी दिलाई। भले ही अशोक से आप अनंत विवादों को जोड़ें, पर अशोक को इस बात का श्रेय तो देंगे ही कि उसने देश का विस्तार इतना किया जितना दर्ज इतिहास में किसी ने नहीं किया। इतना ही नहीं, अशोक ने अपने समय काल में तमाम तरह की परिस्थितियों का सामना करते हुए कुशलतापूर्वक मौर्य शासनकाल को स्वर्णिम पहचान दिलाई। अशोक के शिलालेख इस बात की गवाही देते हैं कि उस वक्त शासन ने समाज को सभ्य, सुगढ़, संवेदनशील, सन्मार्ग की सीख दी, जिसकी बदौलत अशोक आज भी याद किए जाते हैं। आज की सियासत समाज को सभी सहूलियत देने की बात तो करती है, सामाजिक व्यवस्था को, शासन प्रणाली को उस वक्त की स्वर्णिम स्थिति में ले जाने की बात करती है, पर सियासत से प्रेरित ये शब्द समाज की संवेदनाओं से सरोकार नहीं रखने के कारण सत्य से दूर प्रतीत होते हैं। राम राज्य की बात होती है, अशोक का नाम लिया जाता है, पर कोई ये नहीं बताता कि कैसे और क्या किया जाएगा, क्या किया जाना चाहिए, जिससे हम मौजूदा वक्त के मतभेदों से आगे बढ़कर कल्पित स्वर्णिम शासन प्रणाली का जीवंत हिस्सा बन सके। आज बड़ी खबर में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम मौजूदा हालातों में, मौजूदा परिस्थितियों में कहां ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं। क्या हम अशोक की शासन प्रणाली तक जल्द पहुंच सकते हैं, या जिसे हम आदर्श मानते हैं राम राज्य, उस शासन प्रणाली तक हमारी पहुंच हो सकती है? तो हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीलांशु रंजन जुड़े हुए हैं। नीलांशु जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। आपका भी स्वागत। नीलांशु जी, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा हालातों में जो हमारी शासन व्यवस्था है, उसकी पहुंच आने वाले वक्त में अगर बेहतर हो, उत्तरोत्तर हो, तो क्या हमारे नजदीक है अशोक की शासन व्यवस्था या राम राज्य? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं कि अशोक और राम राज्य, जहां तक आप जो बात कर रहे हैं, दोनों का ही आज राजनीतिकरण हो गया है। सियासत दोनों के साथ चल रही है। कल ही अशोक की जयंती मनाई गई और मैंने पटने में भी देखा कि अशोक की जयंती सारे जितने भी जो राजनेता हैं उन्होंने मनाई है, कुशवाहा समाज ने मनाई, खास करके जो है नीतीश कुमार ने भी मनाई जो है। तो राजनीतिकरण जो है ये सियासत सब में चल रहा है। जिस हम राम राज्य की हम बात करते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस राम राज्य की बात करते थे गांधी जी, जो बात किया करते थे, जिस राम की बात किया करते थे, क्या उस राम का वजूद आज है? क्या हम उसके तहत हम कोई बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि वो राम गौण है, वो अशोक गौण है, सारे के सारे गौण हो गए हैं और सियासत में सारे लोग अपनी रोटी सेक रहे हैं, अपने अपने हिसाब से सेक रहे हैं। लालचू जी, कोई ये नहीं बताता कि राम राज्य का मतलब क्या है, उस दौरान की क्या शासन प्रणाली है जिसे हम अपनाना चाहते हैं, या अशोक ने वो कौन से उत्कृष्ट शासन प्रणाली स्थापित की जिसकी वजह से भारतीय सीमाएं अपने दर्ज इतिहास में सबसे विस्तार में रही है। उस शासन प्रणाली के बारे में कोई नहीं बताता, सिर्फ नाम लेने वाले हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि अपने सियासी रोटी को सेक ले सिर्फ राम लेते हैं, लेकिन तवारीख गवाह है कि आज तक जो राम ने किया था, जो अशोका ने किया था, अशोका महान ने जो किया था, उसका उदाहरण कोई देता नहीं, उसका मिसाल कोई देता नहीं। उन्होंने कैसे किया था, क्या किया था, वो राम राज्य क्या स्थापित किए थे, पुरुषोत्तम क्यों कहलाए, अशोका महान क्यों कहलाए, इस पे कोई झांकने की कोशिश नहीं करता। बस सिर्फ एक जयंती आती है, खाना पूर्ति होती है और अपने अपने जात को जोड़ते हुए उसकी राजनीति करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई ये बताने की कोशिश नहीं करता, इतिहास में झांकने की कोई तवज्जो नहीं देता और कोई कोशिश भी नहीं करता। दीपक
जी नीलांशु दी, तो क्या इस तरह से हम उन नामों की गरिमा को धूमिल नहीं कर रहे हैं? हमारे सियासतदान उन नामों की अहमियत को कम नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारे सियासतदान उन नामों को धूमिल कर रहे हैं, सियासत करते हुए नामों को धूमिल कर रहे हैं। और जो कहीं कोई ना, मतलब ये मैं तो कहूँ कोई गुरेज नहीं है कि मैं इसमें बोलने में नहीं है कि आज राम के नाम पे जिस तरह की राजनीति हो रही है, मुझे लगता है अगर राम आज जनता होते खुद, तो शायद वो खुद भी वो मतलब जो है वो मतलब शर्मिंदा होते। किस तरह की राजनीति उनके नाम पे हो रही है आज, राम के नाम पे किस राजनीति हो रही है आप देख लीजिए। सिर्फ जो है वहां पे जो है नफरत फैलाई जा रही है, सिर्फ हिंसा फैलाई जा रही है। क्या यही राम राज्य की परिकल्पना थी? बिल्कुल, लेकिन नीलांशु जी, हमारा मकसद है कि हम आज के दिन जब दोनों लोगों का नाम ले रहे हैं तो उसके महत्व और उनके नाम के साथ जो सियासत है उस सियासत से दूर हटकर उस गुणवत्तापूर्ण शासन व्यवस्था के बारे में अपने दर्शकों को जानकारी दें। हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़े हुए, थोड़ा और आपका वक्त लेंगे नीलांशु जी, हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ इंडोलॉजी एक्सपर्ट डॉक्टर शशि बाला जी जुड़ी हुई हैं, साथ ही आरएसएस विचारक कृष्णकांत ओझा जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर शशि बाला जी से हम थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। शशि बाला जी, किस तरह से अशोक मौजूदा वक्त में हमारे लिए महत्वपूर्ण है शासन व्यवस्था के लिहाज से? जी नमस्कार। आज जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, केवल भारत में ही नहीं बल्कि सारे संसार में जो समस्याएं चल रही हैं, अनेक प्रकार की युद्ध हो रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं, लोग धर्म के मार्ग से दूर जा चुके हैं, धर्म के अर्थ को ना समझकर उसको एक राजनीतिक हथियार बना लिया गया है। तो ऐसी स्थिति में बड़ा आवश्यक हो जाता है कि हम अशोक जैसे एक महान सम्राट के विषय में, और केवल नाम नहीं, उनकी विचारधारा क्या थी, उन्होंने उस विचारधारा को फैलाने के लिए क्या किया और उसका संसार में कहाँ क्या प्रभाव हुआ और आज तक है, और आज आज की स्थिति में उसकी क्या आवश्यकता है। तो जैसे कि आपने अशोक के लिए कहा, आज जो भारत में जाना जाता है अशोक को, वो बहुत ही जितना जाना जाना चाहिए उससे बहुत ही कम जाना जा रहा है। जैसे कि आप जहाँ कहीं भी शासन के कार्यालयों इत्यादि में देखेंगे, अशोक का एक स्तंभ का रेप्लिका लगाया जाता है, जिसमें सबसे ऊपर चारों दिशाओं में 4 सिंह दिखाई देते हैं और उसके नीचे जो है धर्म चक्र दिखाई देता है। तो उससे हमें पता चलता, और भी बहुत सारे, जब आप अशोक की शिला देखिए, हमें अशोक के विषय में पता कैसे चलता है, हमारे ज्ञान के स्रोत क्या हैं। हमारे ज्ञान के स्रोत अशोक के विषय में है उनके शिलालेख और बौद्ध साहित्य, जैसे अशोकावतान, दिव्यावतान, दीप वंश, महावंश आदि, जिसमें कि अशोक के विषय में, उनके जीवन के विषय में। शशि बाला जी, क्या इन शिलालेखों से और इन साहित्यिक ग्रंथों से ये पता चलता है कि अशोक के वक्त में शासन की क्या प्रणाली थी, किस तरह से वो विधि व्यवस्था बहाल रखते थे, किस तरह से समाज की उन्नति को लेकर कार्य किए जाते थे? देखिए, उसमें सम्राट अशोक का जो दर्शन था, जो समाज शासन करने का जो, देखिए ये तो आप सब प्राय हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है कि कलिंग के युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसके पश्चात जो एक उसका चंड स्वरूप था वो धर्माशोक कहलाया, धर्म के मार्ग पर चलने वाला अशोक। तो जो धर्म के मार्ग पर चलने वाला अशोक था उसको कहा गया देवानाम प्रिय, देवताओं का प्रिय, और दूसरा कहा गया प्रियदर्शी। तो देवता जो है वास्तव में वो गॉड्स के अर्थ में नहीं है। अशोक जो है वो बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के लिए काम करता था और उसने धर्म को एक कोई रिचुअल या कोई ऐसे नहीं माना। उसने धर्म की एप्लीकेशन जीवन में क्या होनी चाहिए, समाज में क्या होनी चाहिए, राज्य को चलाने के लिए क्या होनी चाहिए। तो जैसे कि इसके शिलालेखों से पता चलता है कि उसने जगह जगह कुएं खुदवाए जिससे कि लोगों को पानी मिले, पेड़ लगवाए, हॉस्पिटल्स बनवाए, लोगों के लिए भी, पशुओं की चिकित्सा के लिए भी। तो उसने ऐसे बहुत से कार्य किए जिससे कि लोगों को का हित हो, और हित भी इस ढंग से हो कि उन्हें सुख मिले। क्योंकि बौद्ध धर्म का एक बड़ा मुख्य सिद्धांत है बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। बहुत सारी चीजें जैसे लॉ एंड जस्टिस के नाम पे की जाती हैं, परंतु लॉ आवश्यक नहीं है कि उससे जस्टिस ही मिल जाए। तो हमारी आवश्यकता ये है कि अशोक का जो उस समय का सारा विचार था शासन करने का, उसमें सबसे बड़ा पक्ष जो है वो है धर्मनिष्ठ राज्य व्यवस्था। जी बिल्कुल शशि बाला जी, थोड़ी और जानकारी लेंगे आपका, थोड़ा सा महत्वपूर्ण वक्त हम अपने साथ आपका और लेंगे। हमारे साथ कृष्णकांत ओझा जी जुड़े हुए हैं, आरएसएस विचारक हैं। कृष्णकांत जी,
राम राज्य की बात करते हैं। राम राज्य मतलब क्या? देखिए, राम के आगे मर्यादा लगाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है। तो मर्यादा का, हेलो जी जी सुन रहे हैं। हाँ, मर्यादा का अर्थ होता है कि जो सिद्धांत हो वह व्यवहार में उतरे। सिद्धांत को व्यवहार में उतारने वाले राम कण कण में व्याप्त हो गए, जन जन में व्याप्त हो गए। और सिद्धांत क्या था उस समय की, जिसको धर्म की जो कहते हैं, तो धर्म के 4 स्वरूप है। पहला स्वरूप यह है कि जो बदलने वाला नहीं होता है, जिसको कहते हैं कि जो जिससे सभी कालखंडों में उसको मानना पड़ता है, चाहे काल बदल जाए, देश बदल जाए, और सभी जो संप्रदाय सब लोग मानते हैं, जैसे धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, ऐसा 10 लक्षण कहा गया है। इन्हीं 10 लक्षणों को चाहे अशोक ले, चाहे धम्मपद जो बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं वो ले, चाहे जैनी ले, चाहे वो ईसाई मत के मानने वाले लें, चाहे उसी में से, इसी 10 लक्षणों में से इस्लाम के मानने वाले भी लेते हैं, मोहम्मद साहब ने भी लिया। जी जी। तो ये बदलने वाला नहीं है। दूसरा, धर्म जो पद है उसका अर्थ होता है कानून, विधि। अब मैं बताता हूँ कि कानून जो विधि के अर्थ में जब हम लेते हैं तो उसमें जो मूल जो तत्व होता है वह सत्य होता है। यहाँ मैं तिलक के गीता रहस्य की बात करता हूँ। तिलक की गीता रहस्य जब लिखने लगते हैं तब वो कहते हैं कि यहाँ पर जो कानून की बात जो काउंसिल एक्ट ला करके अंग्रेज जो करते हैं, तो उसमें से एक जो तत्व है, जो धर्म का प्राण है, मूल है, वह सत्य है। उसको वो लुप्त हो रहा है। और जब ये सत्य लुप्त हो रहा है तो धर्म जो कहते हैं, चाहे कानून कहते हैं, व्यवहार में उतरे या नहीं। वहां पर गीता जो रहस्य लिखने के पूर्व एक पत्र लिखते हैं तिलक जी, लोकमान्य तिलक, उसमें उपनिषद के एक ऋचा का प्रयोग करते हैं। वो लिखते हैं, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वायवो वांति, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठित। मतलब जो पृथ्वी का जो संचालन होता है वह अभी सत्य से है। ये जो नियम बनाया गया है और नियम से नहीं चले तो टकरा जाएगी पृथ्वी, ग्रहों के साथ टकराएगी, और क्या हो जाएगा, उसका परिणाम बहुत भयंकर परिणाम होगा। तो हमने तो नियम बना लिया, नियम बनाने के बाद उसका पालन नहीं कर रहे हैं, पालन नहीं कर रहे, इसका मतलब मर्यादा खंडित हो रही है, मर्यादा टूट रही है, हम ईमानदार नहीं है। जी कृष्णकांत जी, हम उन नियमों के बारे में लोगों को जानकारी क्यों नहीं देते हैं कि राम राज्य के दौरान इस तरह के नियम कानून थे जिसकी वजह से उसे आज भी उदाहरण के तौर पर दिया जाता है और किसी भी शासन व्यवस्था को हम उससे उस स्तर तक ले जाने की कोशिश करते हैं। नियम की जानकारी नहीं होती है। जो IAS अधिकारी, हमारे अधिकारी हैं, नियम की जानकारी होती है, लेकिन लालच बस, स्वार्थ बस, अपने अहंकार बस वो नियम को तोड़ते हैं। तो फिर मर्यादा कहाँ रह गई? तो मर्यादा नहीं रह गई। तो जब मर्यादा नहीं, तो इसीलिए कहा गया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राज्य राम के, और जब मर्यादा स्थापित होगी तो राम राज्य स्थापित हो जाएगा। यही तो सीधी सी बात है। मतलब इसका संबंध केवल सिद्धांत का बोध होना नहीं, बल्कि सिद्धांत का बोध होना और सिद्धांत को व्यवहार में उतारा जाना। जब ऐसा हो जाएगा तो राम राज्य हो जाएगा। आपके पास संविधान है, संविधान को भी हम बदल लेते हैं। जब सवालों पर कौन आता है तो संविधान को बदल लेते हैं। क्यों बदलते हैं? तो सत्ता के क्या ये सिर्फ काल्पनिक परिस्थितियां हैं, या काल्पनिक स्थिति है, या संभव भी है ये परिस्थितियां और ये स्थितियां? काल्पनिक नहीं, बिल्कुल व्यवहारिक है। यदि सभी प्रकार प्रजा जो है अपने अपने कार्य में, अपने अपने जो उसका जो व्यवहार है, जिसके साथ माता का पिता के साथ, माता पिता के साथ हमारा जो व्यवहार है, शिष्य का उसके गुरु के साथ जो व्यवहार है, सब निर्दिष्ट है, बताया गया है। और ऐसा हम नहीं करते हैं। शिक्षक का अपने कृष्णकांत जी, ये तो आप व्यक्ति का व्यवहार बता रहे हैं, व्यक्ति को किस तरह से आचरण करना चाहिए वो बता रहे हैं। एक शासक को किस तरह का आचरण होना चाहिए, राजधर्म क्या कहता है उसके लिए राम के अनुकूल, वो बताएं। आचरण को व्यवहार में उतारने की बात कर रहे हैं जी। अब जैसे हम कोई चुनावी सभा में जाते हैं, चुनावी सभा में हम ऐसी बातें कह देते हैं, कोई भी दल के लोग, कोई भी नेता, किसी भी पार्टी के हो सकते हैं वो, और जाकर के जिसको बिल्कुल अव्यवहारिक है, जो लोक भावना है, जिसको हम उतार नहीं सकते व्यवहार में, तो ये इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है राम राज्य नहीं आने देगा। वो राम राज्य के लिए सबसे पहला क्या होगा कि आपको ईमानदार होना पड़ेगा। आप जो बोल रहे हैं उसे पूरा करने का क्षमता है कि नहीं, इसे तौले। और जो बोल दिए तो रघुकुल रीत सदा चल जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। यही प्राण जाए पर वचन न जाए, बिल्कुल सही है। राम ने भी
कहा था, दशरथ ने उनसे कहा था जब वो वन के लिए निकल रहे थे कि जस्टिस, न्याय का मतलब क्या होता है? दूसरों के अधिकार की रक्षा करना एक व्यक्ति के लिए, एक शासक के लिए न्याय होता है, और दूसरों के हित की रक्षा करना, केवल खुद के लिए लड़ना, खुद के अधिकार और खुद की बात करना, यह स्वार्थ हो जाएगा। इसलिए राम को सलाह दी गई थी कि दूसरों के अधिकारों की रक्षा करें, उन्हें सुरक्षित माहौल मुहैया कराएं। शशि बालाजी, ये जो राम राज्य की इतनी बातें हो रही है, ऐसे में क्या लगता है किस तरह से अशोक की शासन व्यवस्था के हम नजदीक दिख रहे हैं या फिर राम की शासन व्यवस्था के नजदीक जा सकते हैं? जी, दोनों ही व्यवस्थाओं में मैं अंतर नहीं देख रही, क्योंकि अशोक की जो शासन व्यवस्था थी उसमें भी राजा का जनता के प्रति कर्तव्य प्रमुख था। राजा जनता के लिए सेवा का भाव रखता था, न कि स्वार्थ का, जो कि आज की राजनीति में बहुत अधिक आगे बढ़ चुका है। आज हम प्राय देखते हैं कि लोग ये कहते हैं कि राजनीति में लोग आते हैं वो स्वार्थ के लिए आते हैं, जो कि ये समाप्त होनी चाहिए। ये बात, राजनीति जो है वो राष्ट्र नीति होनी चाहिए, वो लोगों की सेवा के लिए होनी चाहिए, ईमानदारी से सेवा करनी चाहिए। जैसे कि जब अशोक के कारण अनेक देशों में बौद्ध धर्म पहुंचा, उनमें से चीन का एक उदाहरण मैं आपको और एक जापान का देना चाहूंगी। चीन में जब बौद्ध धर्म पहुंचा और अशोक की कथा का चीनी भाषा में अनुवाद हुआ और अनेक ग्रंथों का अनुवाद हुआ, तो वहां के राजाओं ने, वहां के सम्राटों ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति जो राजा जो है उसको, उन्होंने एक वहां कहावत चलती है, किंगली विदाउट एंड सेजली विद इन, अर्थात व्यक्ति बाहर से राजा है, राजकीय शान शौकत से रहता है, परंतु उसका जो मन है, उसकी जो अंतरात्मा है, वो सेजली अर्थात एक योगी की, एक सन्यासी की होनी चाहिए। तब वो स्वार्थ से ऊपर उठकर जनता की सेवा कर सकता है। और यही कारण है कि आज तक अशोक का चीन, जापान इत्यादि देशों में बहुत बड़ा स्थान है, सारे साउथ ईस्ट एशिया में बहुत बड़ा स्थान है। चीन के एक राजा हुए सिंह होंगती, उन्होंने तो एक स्थान पर यही कह दिया, क्योंकि अशोक की जो शासन व्यवस्थाएं थी वो इतनी उच्च कोटि की मानी जाती थी उस समय के संसार में, तो उसने ये कहा कि मेरे अंदर तो अशोक का रक्त है, आई हैव अशोका's ब्लड। तो कहने का अभिप्राय है कि अशोक जो है वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की तरह मर्यादित एक ऐसा व्यक्तित्व बन गए थे, वो एक सामान्य राजा नहीं थे। ऐसे ही जापान के एक राजकुमार हुए, उनका नाम है शोतोकु ताइशी, जिन्हें कि अशोका ऑफ जापान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्माधारित राजनीति का पालन किया। उन्होंने पहली बार जो जापान का संविधान बनाया, 17 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, उसका जो आधारभूत दर्शन था वो अशोक का दर्शन था, वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का दर्शन था। बिल्कुल। शशि बालाजी, हम आपके पास फिर आते हैं और काफी महत्वपूर्ण विषय वक्त के हिसाब से हम उस पर बात करेंगे। फिलहाल कृष्णकांत जी से जानना चाहेंगे। कृष्णकांत जी, जिस तरह से अशोक अपने राज्य की सीमाओं से बाहर निकले, प्रचार प्रसार किया, धर्म का प्रचार प्रसार किया, क्या राम अपनी सीमाओं से बाहर नहीं निकले या फिर वो सीमाओं के भीतर ही रहने के लिए बाध्य थे? देखिए, श्री राम जिस वंश के थे, जिस कुल के थे, उस कुल का शासन संपूर्ण भूमंडल पर था, इक्ष्वाकु कुल के थे। ऐसा संदर्भ मिलता है कि वो पूरा जितना जो आप दिखाई पड़ रहा है, ये एशिया तो पूरा दिखाई पड़ ही रहा है, लेकिन उनका राज्य विस्तार बहुत बहुत दूर दूर तक था। तो इसको राज्य से मत ले। राम ने जो संदेश दिया संपूर्ण मानव समाज को, मानव को, जाति को, वह क्या दिया? वह यह दिया कि यदि आप मनुष्य हैं तो आप केवल स्वार्थ की बात मत करिए, प्रकृति के प्रति आपका क्या दायित्व होता है, समाज के प्रति आपका क्या दायित्व होता है, पहले इसका अनुसरण आप करिए, इसको अपनाएं और तब अपने लिए आप सोचे। राम ने अपने व्यवहार से ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया। जब भी राम के समक्ष बात आई कि भाई आपकी माता नहीं चाहती हैं कि आप राजगद्दी पर बैठें, आप राजा बने, तो उन्होंने बिल्कुल सहर्ष ठुकरा दिया राजगद्दी को, जबकि दशरथ चाहते थे कि इस मुद्दे पर इतनी अच्छी चर्चा की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस विषय पर महारत हासिल किए हुए हैं, लेकिन आम आवाम, हम नीलांशु जी से शुरू करना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया अपने तीनों मेहमानों से लेना चाहेंगे। नीलांशु जी, हमारा आम आवाम इस स्वर्णिम इतिहास से, शैक्षणिक व्यवस्था जो मौजूदा है उसकी वजह से कितना दूर या कितना करीब दिख रहा है?
देखिए, शैक्षणिक व्यवस्था में भी राजनीतिकरण हो गया, ये आपको मानना पड़ेगा। जिस तरह की सरकार आती है, जिस पार्टी की सरकार आती है, वो अपने ढंग से सिलेबस तैयार करवाती है। और इतिहास जो है, मुझे लगता है कि समय के साथ इतिहास बदलता जा रहा है, उसका स्वरूप बदलता जा रहा है, इतिहास छोटा होता जा रहा है। आज ना हम अशोक को समझ पा रहे हैं, हम न राम को समझ पा रहे हैं। कितना न्यायप्रिय होना चाहिए हमें, ये मतलब जो है जनता के प्रति, प्रजा के प्रति, ये कहाँ बताया जा रहा है। जिन्होंने ये जो है अशोका ने जो है कलिंगा वार के बाद जब उनका हृदय परिवर्तन होता और जिस धम्मपद को उन्होंने अपनाया था, और बुद्ध ने कहा था कि प्रेम की पराकाष्ठा जो है वही मनुष्य बनाता है तुम्हें। तो वो जिस धम्मपद की बात की थी, आज कहाँ कोई बात कर रहा है। कल ही मनाई गई अशोक की जयंती में, आपको बता दूं दीपक, सारे लोगों ने कुशवाहा समाज की, मौत समाज की, उसकी एकता की बात की, जात की, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि धम्मपद था क्या, उन्होंने किसका प्रचार प्रसार किया था, कितने दूर तक गया अशोका, उन्होंने क्या बात कही थी, किस प्रेम की बात कही थी। शायद वो भी ठीक से जानते हो या न जानते हो, ये भी संदेह का विषय है। बहरहाल कृष्णकांत जी के पास चलते हैं। कृष्णकांत जी, आपसे भी वही सवाल है, हमारे शैक्षणिक व्यवस्था की वजह से हम अपने स्वर्णिम इतिहास के कितने नजदीक या कितने दूर हैं? देखिए, हमें जो पढ़ाया जा रहा है, हमें जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है, उसमें तो यह बता दिया जाता है भाई कि राम कल्पना है। तो जब राम कल्पना है तो कल्पना को कोई व्यवहार में थोड़ी उतारता है। कल्पना को तो छोड़ जाता है, कल्पना है, पढ़ लिए, कोई ग्रंथ पढ़ लिए, कोई उपन्यास पढ़ लिए, और उसको व्यवहार में उतारे या नहीं उतारे, ऐसा नहीं होता है। लगता है कि बिल्कुल आइडियल है, ऐसा कुछ है जिसको हम व्यवहार में नहीं उतार सकते। तो हमारे साथ तो यही धोखा हुआ कि पहले राम को हमने कल्पना कर दिया, कृष्ण को हमने कल्पना कर दिया, हमारा जो सामर्थ्य था उस पर हमने विश्वास करना छोड़ दिया। तो ये इस प्रकार का जो बातें जब विद्यालय में होंगी, तो विद्यालय में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका भारत के प्रति, अपने इतिहास के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति गौरव तो होगा नहीं। तो शिक्षा का एक उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि हमें राष्ट्र गौरव का अनुभव हो, और राष्ट्र गौरव कल्पना नहीं होता है, वो व्यवहार में उतरता है। वही जो दिमाग में जो बातें उठती है कि राम जैसा पुत्र हो, राम जैसा भाई हो, तो हमें भी बनना है, राम जैसा बनना है, राम जैसा पुत्र बनना है, राम जैसा शिष्य बनना है, जो जाता है जाकर के विद्या अध्ययन करता है, राम जैसा राजा बनना है, राम जो है, राम जैसा जो शिष्य होता है, जो बटुक होता है, जाता है जाकर के और गांव में लोगों से, जंगल पहाड़ में रहने वाले लोगों से जाकर के देखता है। सामान्य यही चीजें हम शशि बाला जी से भी जान लेते हैं। शशि बाला जी, आपकी क्या राय है इस विषय पर? जी, मैं शैक्षणिक व्यवस्था के लिए अवश्य कहना चाहूंगी कि हमारी शैक्षणिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। हमारा जो भारत का स्वर्णिम इतिहास है, उसके विषय में हमारे बच्चों को कुछ नहीं पढ़ाया जाता, उसमें केवल 2 पंक्तियों में पढ़ा के समाप्त कर देते हैं, जबकि हम सारे आक्रमणों का इतिहास बहुत लंबा पढ़ाते हैं। दूसरी बात, राम हो या अशोक, जैसे राम के विषय में आपने पूछा कि क्या राम भारत की सीमाओं से दूर बाहर भी गए। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि राम की कथा एक आदर्श के रूप में भारत से बाहर अनेक देशों में पहुंची, और आज तक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में भगवान वहां राम स्थापित हैं। जैसे कि थाईलैंड में जो भी राजा बनता है वो राम की उपाधि धारण करता है। पिछले जो राजा थे वो 9th राम थे। तो हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि हम चाहे वो राम की बात करें, भगवान राम की, या सम्राट अशोक की, और भी ऐसे बहुत बड़ा हमारा इतिहास है जिस पर की काम होना चाहिए, जिस पर अवेयरनेस आनी चाहिए, जिस पर हमारे बच्चों को प्रेरणा मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक आपका जो ग्लोरियस पीरियड है, जो आपका स्वर्णिम इतिहास है, जो स्वर्णिम युग है, वही तो बच्चों को प्रेरणा देगा आगे कुछ बनने की और एक अच्छे भारत का निर्माण करने की। नहीं तो हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न कल्चर को अपनाते और अपना सब कुछ वह भूलते जा रहे हैं, जिसकी आज सारे संसार को आवश्यकता है। केवल भारत को नहीं, सारे संसार को। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसका एक पूरा इतिहास है। मैं पिछले 40-42 वर्षों से इन विषयों पर काम कर रही हूँ, तो प्रमाण दे सकती हूँ कि कैसे अशोक जो है वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक महान सम्राट थे, एक आम राजा नहीं थे। उनके शिलालेख ग्रीक में, अरामाइक में, यहाँ तक कि खोतान एक सेंट्रल एशिया में एक छोटा सा किंगडम था, खोतान अब चीन में है, वो शिनजियांग रीजन में। वहां पर अशोक ने अपने एक पुत्र को भेजा था गवर्नर बना के, और वहां पर चीन में अनेक शहरों में अभी भी अशोक के नाम के। शशि बाला जी, इस परिस्थिति में क्या ऐसा नहीं लगता कि लोकतंत्र के लिए भारत तैयार नहीं है, इसे राजशाही व्यवस्था ही चाहिए? अगर एक राजा बेहतर मर्यादा वाला, बेहतर शैक्षणिक गुणवत्ता वाला और बेहतर सामाजिक संरचना की जानकारी रखने वाला हो, तो वो
शासन के बल पर, डंडे के बल पर इस समाज को एकजुट करके बेहतर परिस्थितियों की ओर ले जा सकता है, या लोकतांत्रिक व्यवस्था पर्याप्त है, हमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे? वो व्यवस्था तो मुझे नहीं लगता कि हम ला पाएंगे या लाएं, संभव है, उसके लिए तो बड़ा कठिन होगा। परंतु लोकतंत्र में ही हमें ऐसे लोगों को बढ़ावा देना चाहिए, ऐसे विचार को बढ़ावा देना चाहिए, एक वैचारिक क्रांति लानी चाहिए कि राजनीति जो है वो भोगवादी ना हो, वो ऐसी हो जिससे कि देश को उच्च उत्थान की ओर ले जाने का संकल्प हो, ज्ञान हो, ऐसे लोगों को लाया। बिल्कुल, वक्त हमारे पास कब है, लेकिन अब इसी सवाल पर एक छोटी सी प्रतिक्रिया कृष्णकांत जी की भी लेना चाहेंगे। कृष्णकांत जी, क्या मौजूदा शासन व्यवस्था में हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि हम उत्कृष्ट परिस्थितियों को समाज के लिए उपलब्ध करा सकें? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यह काम समाज से होगा, राज सत्ता से नहीं होगा। इसके लिए समाज में जागरण की जो प्रक्रिया है, सतत प्रशिक्षण, संस्कार जागरण, संस्कार प्रबोधन का जो कार्य है वो होना चाहिए। महात्मा गांधी ने ऐसा किया था, उन्होंने प्रयास किया था अपने आश्रमों की स्थापना करके, और वहां ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ता का निर्माण करते थे जो गांव में जाकर के गांव के लोगों को देखे और अपने जो शुभ संस्कार है उसको धारण करे, उसको व्यवहार में उतारे। लेकिन महात्मा गांधी के जो आश्रम थे उसका कोई मतलब नहीं रह गया कांग्रेसियों के लिए। उसी प्रकार का प्रयोग करने का प्रयास जयप्रकाश नारायण ने किया था, तो कोदेवरा आश्रम में, नवादा जिला में है, तो कोदेवरा आश्रम में कार्यकर्ताओं को रखते थे और वहां उनको प्रशिक्षण देते थे, लगातार गांव में जाएं, गांव की समस्याओं को देखें, और एक ग्रामीण जो सामान्य व्यक्ति जो रहता है उस प्रकार से रह करके देखे, जीवन यापन करे। और बिल्कुल, हमें भी कुछ वैसे ही नेतृत्वकारी शख्सियत की आवश्यकता है जो समाज को उस दिशा में ले जा सके जिसके बाद हम ये कह सके कि हम ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित करने के काबिल हुए हैं जिसमें समाज का सर्वांगीण भला हो और हम अपने जैसे स्वर्णिम इतिहास का जिक्र करते हैं उसकी झलक मौजूदा वक्त में देखने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, नीलांशु रंजन जी, कृष्णकांत ओझा जी और डॉक्टर शशि बाला जी, अपना महत्वपूर्ण वक्त देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए भी महत्वपूर्ण रही होगी आज के इस खास दिन। दीजिए इजाजत, नमस्कार।